नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देख रहा है इंडिया में, बात करेंगे मौसम की मार की। देश की राजधानी और उससे सटे चमचमाते हाईटेक शहरों की किस्मत में सिर्फ डूबना ही लिखा है क्या? पिछले 48 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने समूची दिल्ली एनसीआर को एक ऐसे जल चक्रव्यूह में बदल दिया है जहां सड़कें समंदर हैं, इमारतें ढह रही हैं और महंगी महंगी गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के पॉश सेक्टर्स तक जल भराव और महाजाम का ऐसा आसमानी तांडव खड़ा हुआ है जिसने सिस्टम के इंतजाम के सारे दावों का सच उधेड़ कर रख दिया है। बूंद बूंद मुसीबत की वजह बन गई है। ये राहत नहीं, आफत का सबब बन गई। जर्रा जर्रा बूंदों के कब्जे में जो जल भराव की शक्ल में सड़कों से लेकर गलियों में तांडव मचा रहा है। समूचा दिल्ली एनसीआर लगातार हो रही बारिश के बाद मुसीबत में डूबा डूबा नजर आ रहा है। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, हर तरफ बूंदों की भीगी भीगी साजिश से जिंदगी हलकान है, परेशान है। ऐसा लग रहा है मानो बारिश ने समूचे एनसीआर को हाईजैक कर लिया और ऐसा कहने के पीछे है ये तस्वीरें। ये दिल्ली का बुराड़ी इलाका है। यहाँ सड़कें गायब हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं। एक ट्रैक्टर दूसरी गाड़ी को सहारा देने आया था और खुद ही फंसकर हाँफ रहा है। बुराड़ी बाईपास आउटर रिंग रोड से शुरू होती है, वहां से लेकर के नत्थुपुरा तक करीब 5 किलोमीटर तक ऐसे ही हालात इस सड़क के बने हुए हैं। लोग गड्ढों में गिर रहे हैं, गाड़ियां टूट रही है, गाड़ियां गड्ढों में गिर रही है और जगह जगह पर गाड़ियां भी धसी हुई है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की स्थानीय जनता अपने आप वो गड्ढों के अंदर पाइप तो कहीं डंडे खड़े करके वो संकेत दे रहे हैं दूसरे वाहन चालकों के कि यहाँ पर गड्ढा है, आप उससे बचकर चलिए। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा थोक बाजार है, सदर बाजार। यहाँ की हालत देख लीजिए। सड़कों पर कई फीट तक पानी है जो दुकानों तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इसीलिए दुकानें बंद नजर आ रही हैं। इसी बारिश ने दिल्ली के रंजीत नगर में पेड़ों के साथ ऐसी साजिश की कि समूचा पेड़ कार पर गिर गया। इस साजिश में समूची कार बर्बाद हो गई। उसके बाद हमने संगम विहार से लेकर प्रीत विहार और विकास मार्ग की भी पड़ताल की तो साफ सफाई के दावों की तस्वीरें कुछ ऐसी नजर आईं। सब कुछ डूबा हुआ है। सबसे ज्यादा मुसीबत उन सड़कों की है जहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें गाड़ियां लगातार फंस रही हैं। खासकर मोटरसाइकिल और बाइक वाले सबसे ज्यादा बेहाल हो रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम का हाल कैसा है, कितनी साफ सफाई हुई है, इस इलाज की पूरी कहानी पानी में फंसी ये बस बयां कर रही है। हर साल एक जैसी तस्वीर, कोई अंतर नहीं, सिर्फ बदल जाते हैं तो फंसने वाले, रोने वाले। यहां से आगे बढ़कर हम दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में भी गए जहां बस स्टैंड तो पूरा गायब ही हो गया। नाले और सड़क में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा था। ये दिल्ली का हर्ष विहार का बस स्टैंड है और यहाँ पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस स्टैंड पर जो बस का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार इनके पांव घुटनों तक पानी इनके आ चुका है। उस पानी से गुजर कर जा रहे हैं। काफी गाड़ियां यहाँ पर बंद हो चुकी है। कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठना लाजिमी है क्योंकि मैं तस्वीरों में दिखा दूं अपने खुद, मैं यहाँ पर घुटनों से ऊपर यहाँ पानी पहुंच चुका है। और यहाँ पर जो तमाम जो वाहन, कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा उधर की साइड को दिखाएं कि यहाँ पर जो थाने के जो बाहर जो अधिकारियों की जो गाड़ियां खड़ी होती हैं वो पूरी तरह से पानी में आधी डूब चुकी है। बारिश पड़ रही है जी, बहुत पानी भर रहा है। तो अच्छा, पानी भरने का क्या कारण है? सारी लेडीज गिर गई, कितनी लड़कियां गिरी यहाँ पे अभी। हाँ जी, नाले की सफाई में और बारिश के टाइम पे जैसे 24 घंटे बारिश हो जाएगी तो एनी टाइम नहीं भरना है। यहाँ पानी का निकास प्रॉपर तरीके से नहीं। एक तरफ सिस्टम की नाकामी से सड़कें लबालब हैं, तो दूसरी तरफ देर तक हुई तेज बारिश ने ईस्ट ऑफ कैलाश में एक भारी भरकम पेड़ गिरा दिया। ये जो पेड़ है ये ईस्ट ऑफ कैलाश में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के बाहर गिर गया। हालांकि गनीमत ये थी कि उस वक्त सुबह का वक्त था तो तकरीबन
8 बजे के आसपास में, 7:30 8 बजे के आसपास में ये पूरा जो पेड़ है आप देखिए धराशायी हो गया। और उस वक्त यहाँ पर कोई था नहीं, तो अच्छी बात ये रही कि किसी जानी नुकसान या किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दिल्ली जैसे हालात एनसीआर के दूसरे हर हिस्से में है। उनका हाल आपको दिखाएं उससे पहले बारिश ने कैसे रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, उसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। दिल्ली से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 9, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 और दूसरी तमाम जगहों पर आज दिखाई दे रही हैं ऐसी तस्वीरें। जिन गाड़ियों को जल्दी और आराम से पहुंचने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, आज वही कार और गाड़ियां मुसीबत का सबब बनी हुई हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम, जिन रास्तों पर जाने में 15 मिनट लगते थे, वहां आज 2-2 घंटे गुजर गए। अब इन्हीं रास्तों से जुड़े गाजियाबाद का हाल भी देख लीजिए। यहाँ भी इलाका डूबा हुआ है। अच्छे पौष इलाके में भी बारिश का पानी घुटनों तक भरा नजर आ रहा है। यहाँ पानी इतना भर गया है कि स्कूल बस उसी में खराब हो गई। गड्ढा सिस्टम में धक्का मार अभियान के बाद उसे आगे बढ़ाया जा सका। आलम यह है कि अचानक बने गड्ढे में अचानक एक टाटा पंच कार समा गई। वो तो गनीमत रही कि उस समय कार में कोई मौजूद नहीं थी। ये उसी समय की तस्वीरें हैं। ऐसे ही हाल गाजियाबाद से सटे हाईटेक सिटी नोएडा के भी हैं। भले ही शहर हाई टैक्स पेयर है, लेकिन बारिश में यहाँ प्रशासन की उदासीनता की वजह से व्यवस्थाएं कचरा बन जाती हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएं उससे पहले ये बिल्डिंग देखिए। ये सेक्टर 62 में I40 की बिल्डिंग है, जो बाहर से तो चमचमाती हुई दिख रही है, लेकिन बारिश के बाद यहाँ ऊपर से बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। तस्वीरें डराने वाली है। गनीमत रही कोई इसके नीचे नहीं था। पाइप वैगनर गई। अब नोएडा की बाकी डूबी हुई तस्वीरें भी देख लीजिए। ये नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स, सेक्टर 62, ये सेक्टर 57, ये सेक्टर 75 की डूबी तस्वीर, ये सेक्टर 45 का पौष इलाका, सेक्टर 48 का ये मंजर, और ये सेक्टर 44 स्विमिंग पूल बन चुका है इस समय। ये सब नोएडा के रईस लोगों के घरों वाली सोसाइटी है, जहां इंतजाम के दावे तो खूब किए गए, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। कहीं कोई धक्का लगा रहा है तो कहीं कोई पानी में ही चलने को मजबूर है। हमारी मौजूदगी इस समय सेक्टर 107 के सामने है और किस तरीके से इस सड़क पर आप देखिए कि तालाब बन चुकी है। सड़क जलभराव की ये तस्वीरें नोएडा के अलग अलग सेक्टरों से देखने को मिल रही है। चाहे वो सेक्टर की 62 की बात करें हम, चाहे सेक्टर 58 की बात करें, कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। आप कैमरों में देख सकते हैं कि गाड़ियां किस तरीके से किनारे होकर आ रही है। पूरी सड़क जो है वो जलमग्न हो गई है। अब ये देखिए, ये ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर पुलिस चौकी है, जिसे जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन ये खुद पानी के खतरे से जूझ रही। 2 से 3 फीट तक पानी ने इसे घेर रखा है। उसी ग्रेटर नोएडा में प्रगतिशील कर्मचारियों की शानदार कार्यशैली का नजारा भी देख लीजिए। ये कर्मचारी इतने कर्मठ और समर्पित हैं कि भयंकर बारिश के बीच भी सड़क बनाने में जुटे हैं। अब सड़क बन पाए या न बन पाए, आज बने कल उखड़ जाए, इससे इनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन स्थानीय लोगों ने जब ये चमत्कारिक काम देखा तो शिकायत की, तब जाकर काम रोका गया। सोचिए, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए और रजिस्टर में काम को दिखाने के लिए यहाँ सड़क बनाने के नाम पर मजाक हो रहा था। शिकायत के बाद ये काम बंद कराया गया। ये सब कुछ रामलीला ग्राउंड के पीछे एक ब्लॉक पे हो रहा था। पानी भरे हुए में नोएडा से इधर गुरुग्राम में भी भारी बारिश के बाद गाड़ियां रेंग रही हैं। कहने को ये सब पौष इलाके हैं, पौष शहर भी है, लेकिन हालात सब जगह एक जैसे हैं। आखिर ये किसकी गलती है? क्यों सही समय पर सिस्टम बारिश में वाटर लॉगिंग से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं करता? या तो सिस्टम जनता को यूं ही उनके हाल पर छोड़ देना चाहता है, या फिर सिस्टम की इच्छा शक्ति और कार्यप्रणाली में भयंकर कमी है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। और दिल्ली में बने मौजूदा हालात पर आपको दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा का ताजा बयान सुनवाते हैं, जो दिल्ली में बेहतर इंतजामों की बात कर रहे हैं। 179 कैमरा हमारे 45 ऐसी लोकेशन है जहां पे जल भराव की स्थिति ज्यादा होती थी और दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। कई घंटों तक पानी भरा रहता था। आज मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट में पानी निकल जाता है। और ये आपको पीछे दिखाई दे रहा है, यहाँ तो 1 सेकंड भी पानी नहीं रुकता। ये वही मिंटो ब्रिज है जहाँ की सरकारें, पिछली सरकारें कोई काम नहीं कर पाई थी। देश के पहाड़ी हिस्सों में तेज बारिश के साथ लैंडस्लाइड ने भी दिक्कत बढ़ा दी है। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। यहाँ कई इलाकों में पानी घरों में घुस चुका है। पुराने घरों पर
संकट मंडरा रहा है। हाईवे पर पत्थर गिर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बरसात अब संकट बनने लगी है। सेकंड में कुदरत की मार की चपेट में आ गया ये घर। देखिए इस घर का ये हिस्सा कैसे अचानक से हिलता है, फिर इसकी जड़ें उखड़ती हैं और ये नीचे लुढ़कने लग जाता है। तस्वीरें टिहरी जिले के कद्दूखाल की है। बताया जा रहा है कि यहाँ बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो रहे हैं। लैंडस्लाइड की चपेट में ये घर आ गया और इसका क्या हाल हुआ ये आपके सामने है। गनीमत ये रही कि खतरा भागते हुए इसे पहले ही खाली करवा लिया गया था। इस घर के अलावा 2 रेस्तरां और कुछ और दुकानें भी खाली करा लिए गए। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, जहां अलकनंदा नदी पूरे उफान पर है। नदी तट से करीब 20 से 25 मीटर दूर स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा लगभग पूरी तरह जलमग्न हो गई है। नदी अपने सामान्य बहाव क्षेत्र से कई मीटर बाहर फैल चुकी है। नदी किनारे बने सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं, जबकि घाटों तक जाने वाले मार्ग भी पानी में डूब गए हैं। ये हरिद्वार है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि खुद गंगा नदी शहर के अंदर घुस आई है। शहर के कई जगहों पर जलभराव हो गया है। कई जगह सड़क धंसने की भी खबरें आ रही हैं। लोगों की गाड़ियाँ पानी में बंद हो रही है। हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनपद के सभी स्कूलों की गुरुवार को छुट्टी घोषित कर दी। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर आप देख सकते हैं कि मानसून की बारिश जब कल से शुरू हुई है तब से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और रानीपुर मोड़ जो हरिद्वार का एक मेन चौराहा है वहाँ पर पानी काफी जमा हो गया है। ऋषिकेश में गंगा का ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पानी की लहरें ऐसा लग रही हैं जैसे कि समुद्र की लहरें हों। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। देहरादून के कई इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते सौंग नदी का जल स्तर खतरनाक लेवल पर जा रहा है। आईएमडी की चेतावनी के बीच स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरें टिहरी उत्तरकाशी बॉर्डर पर नगुड़ के पास की है। यहाँ लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिक्कत हो रही है। मौके पर जेसीबी मशीन और संबंधित विभाग की टीम मौजूद है, लेकिन लगातार पत्थर गिरने और तेज बारिश के कारण काम में दिक्कत हो रही है। उत्तरकाशी जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश का असर जनजीवन पर पड़ने लगा है। बारिश के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नालू पानी के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिरने के कारण बंद हो चुका है। यमुनोत्री गंगोत्री मार्ग पर कई जगह मलबा गिरा है। तस्वीरें हिमाचल में कुल्लू के निर्मंड की। ये वीडियो देखकर हर कोई हैरान हो गया। पहाड़ी पर इस झरने को देखिए, बिल्कुल शांत सा दिख रहा है। अचानक पानी की मोटी लहर आती है और झरने की शक्ल ही बदल जाती है। ये डंडू झरना यहाँ के लोगों में काफी प्रसिद्ध है। फिलहाल प्रशासन ने इससे दूर रहने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश में ही जमकर बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और गडसा घाटी में बादल फटने से ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मॉनसून की मार से महाराष्ट्र भी परेशान है। जैसे ही बारिश होती है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की रफ्तार रुक जाती है। बारिश से नासिक, रायगढ़ जिलों में दिक्कतें काफी बढ़ गई। पानी में बहाव इतना तेज है कि इसमें हजारों सिलेंडर तिनके की तरह बहते जा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें शायद ही पहले कभी देखी गई हो। नदी का ये हिस्सा पूरा लाल दिख रहा है। गैस के सिलेंडर तेजी से बहते जा रहे हैं। रायगढ़ की पाताल गंगा नदी में 100-200 नहीं बल्कि करीब 3000 सिलेंडर बह गए। दरिया में तैरते सिलेंडर दिखे तो लोग भी पानी में उतरने लगे। सिलेंडर निकालने की होड़ मच गई। खुद की जान को खतरा था, लेकिन फिर भी लोगों ने खतरा मोल लिया।
बताया जा रहा है कि जिले में हुई भारी बारिश के कारण पनवेल के चावड़े में मौजूद HPCL के LPG बॉटलिंग प्लांट इसकी चपेट में आ गया। यहाँ रखे करीब 3000 गैस सिलेंडर पानी के तेज बहाव में बहकर सीधे पाताल गंगा नदी में चले गए हैं। बताया जा रहा है कि नदी में बहे इन सिलेंडरों में कुछ गैस से भरे हुए थे जबकि कुछ खाली थे। जिला प्रशासन ने अपील की है कि लोग खतरे से ना खेलें और जिन्हें सिलेंडर मिले हैं वो कंपनी को वापस कर दें। ये पालघर जिले का दहाणु इलाका है। यहाँ के वेती गांव में मूसलाधार बारिश में एक पुल का हिस्सा बह गया। पुल टूटने से 200 से अधिक स्थानीय लोगों का मुख्य सड़क से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। लोगों को स्कूल बाजार तक जाने में दिक्कत हो रही है। मुंबई से सटा ये वसई विरार का इलाका है। बाढ़ जैसे हालात हैं। 9 जुलाई को सभी स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। सड़कों और रिहायशी कॉलोनियों में कई फीट तक पानी भरने के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। यहाँ पे आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि जो पानी है वो अभी भी सड़कों पर भरा हुआ है। लोग यहाँ से पानी से अपना रास्ता बना रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये पूरा जो रास्ता है वो पानी से भरा हुआ है। यहाँ की जो बिल्डिंग्स है उनका जो ग्राउंड फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर भी हम देख सकते हैं कि कैसे पानी के नीचे जा चुका है और स्थिति जो है यहाँ की वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर दोनों बाजू सॉल्ट पैन्स है और सॉल्ट पैन्स भी पूरी तरह से भर चुके हैं और यहाँ का जो पानी है वो बहकर रास्तों पे। नासिक में भी लगातार बारिश के चलते शहर के कई हिस्से पानी पानी हो रखे हैं। गोदावरी नदी पूरे उफान पर है। पानी यहाँ के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर तक पहुँच चुका है। तस्वीरें देखिए कैसे मंदिर और आसपास के इलाके पानी में डूबे हैं। बुधवार को पिंपरी चिंचवाड़ में एक बिल्डिंग गिर गई थी। यहाँ गुरुवार को भी रेस्क्यू वर्क जारी रहा। बचाव दल ने 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। अंदर जो लोग फंसे उन्हें बाहर निकालने के लिए, उन्हें डिटेक्ट करने के अभी डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड के जरिए और अन्य जो साधन सामग्री उनके जरिए उनसे कहाँ पे वो फंस गए उन्हें बाहर निकालने के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और आइए बात करते हैं गुजरात की, जहां भारी मानसूनी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा इसका असर दक्षिण गुजरात की सूरत और नवसारी जिलों में देखा जा रहा है। गुजरात का ये सूरत शहर है जो पानी में डूबा नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह तक यहाँ 16 से 18 इंच बारिश हो गई। पिछले कुछ दिनों में इतनी बारिश हुई है कि पानी निकल ही नहीं रहा और बढ़ता ही जा रहा है। शहर के निचले इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। राहत और बचाव के लिए बोट भी लगाई गई है। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वह कोई नदी में बोटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर जिस तरह से सूरत में भारी बारिश हुई, 18 इंच तक बारिश हुई, और उस 18 इंच की बारिश में सूरत नगर निगम की कहीं ना कहीं पोल खुल चुकी है। आप तस्वीरें देख किस तरह से लोग इस जल भराव की स्थिति में भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिताने के लिए इस घुटने तक के पानी में जाने को मजबूर हो रहे हैं। इस पानी के चलते शहर में दुर्घटनाएं भी हो रही है। पुलिस वाले पानी में डूबे दिख रहे हैं। दरअसल ये 2 बच्चों की तलाश कर रहे हैं। शहर की महावीर सोसाइटी में अम्बा मंदिर के पास एक खुले प्लॉट में छठ पूजा के लिए तालाब बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था। यहाँ 2 बच्चे गिर गए। काफी देर खोजबीन की गई तो बच्चों के शव मिले। भारी बारिश ने रोजमर्रा की चीजों की भी दिक्कतें बढ़ा दी हैं। ये सूरत का डिंडोली इलाका है, जहां दूध से भरा एक टेम्पो पहुंचा तो भीड़ उमड़ पड़ी। दूध के लिए लूट सी मच गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आना पड़ा। सूरत का ये गोडादरा इलाका है। यहाँ इतना पानी भरा कि NDRF की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। बच्चों समेत कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
सूरत की तरह ही नवसारी जिले में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। 15-16 इंच बारिश दर्ज की गई है। पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से 2000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा है। दर्जनों घर और मंदिर पानी में डूबे दिख रहे हैं। नवसारी में परिमल मकवाना के साथ सूरत से अमित ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। अब बात उत्तर प्रदेश की। यहां भी बारिश ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि जीना मुश्किल हो गया है। सड़कें लबालब हैं, कई जगह तो घरों तक पानी पहुंच गया है, कई जगह तो भारी बारिश की वजह से जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा है। हापुड़ में 18 घंटे की लगातार बारिश एक परिवार पर कहर बनकर टूटी। बिलखुआ के सद्दीकपुरा में एक जर्जर मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें दबकर एक पिता की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गढ़ रोड पर हाईवे समंदर बना नजर आ रहा है। यहाँ भी गाड़ियाँ इसकी वजह से रेंगने को मजबूर। हापुड़ की बात करें तो इस बारिश ने लोगों की काफी परेशानियों को बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें हापुड़ के गढ़ रोड की हैं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गढ़ रोड पर जो किस तरीके से हाईवे पर पानी भरा हुआ है। ये हाईवे जो है हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर और मुरादाबाद को जोड़ता है, और इस हाईवे की स्थिति आप समझ सकते हैं कि इस हाईवे पर बारिश के कारण जो है जल भराव हो गया है। सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों पर हुई भयंकर बारिश के बाद बरसाती नदियां उफान पर हैं। बेहट के जैतपुर में सहस्त्रा नदी को पार करते हुए 2 बाइक पानी के प्रचंड वेग में तिनके की तरह बह गई। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीण देवदूत बनकर कूदे और अपनी जान पर खेलकर महिला समेत दोनों सवारों को मौत के मुंह से खींच लाए। ताजनगरी आगरा में भी पहली बारिश ने सारी पोल खोल दी है। यमुना पार इलाके का टेढ़ी बगिया रोड पूरी तरह से डूबा हुआ है। पानी सड़कों को लील कर लोगों के बेडरूम और किचन तक जाकर घुस गया है। दावे हजार किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा शिफर है। तो रोड इस वक्त पानी से लबालब आपको नजर आएगा। केवल ये रोड ही नहीं, इस रोड से लगे हुए जो सारी गलियां हैं, घर हैं, दुकानें हैं, उन तक पानी भर चुका है। बुलंदशहर के पहासू में भी चंद घंटों की मूसलाधार बारिश ने गुल्लक बाजार को तालाब बना दिया। पानी दुकानों के भीतर घुसने से व्यापारियों का लाखों का सामान तबाह हो गया। खौफ का आलम यह है कि आज दुकानदारों ने शटर ही नहीं उठाए। हर तरफ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, और सोचिए अभी बारिश की शुरुआत हुई। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर सिस्टम नहीं जागा, एक्शन में नहीं आया, तो हालात बद से बदतर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हापुड़ से मोहम्मद अदनान, सहारनपुर से अशोक कुमार, आगरा से लक्ष्मीकांत शर्मा और बुलंदशहर से जीशान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मैदान के साथ देश के पहाड़ों पर भी कुदरत का खौफनाक रंग दिख रहा है। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर के सलाल डैम में उफान है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा ने रौद्र रूप दिखाया है। भूस्खलन में कई जगह तबाही की खबरें आ रही हैं। गुवाहाटी में भी हालात इस वक्त बहुत खराब हैं। तो रुद्रप्रयाग के अलकनंदा में इस वक्त कोहराम की स्थिति है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। असम की गुवाहाटी में भी हालात नाजुक हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा ने अपना रौद्र रूप दिखाया और भूस्खलन की वजह से कई जगह भारी तबाही हुई है। देख रहा है इंडिया में बढ़ते हैं आगे, और अब बात करते हैं महायुद्ध की। क्या पश्चिम एशिया में फिर से युद्ध का सायरन बज चुका है? क्या 2 दिन से जो आग दहक रही है वो एक भीषण युद्ध की ओर जा रही है? शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए 1 महीना भी नहीं हुआ कि अमेरिका ने ईरान पर हमलों की बौछार कर दी। तो वहीं ईरान कहां चुप रहने वाला था, उसने भी पलटवार शुरू कर दिया। शांति समझौते के 21 दिन बाद ही ये टूटता दिख रहा है। अमेरिका ईरान में घमासान छिड़ चुका है। दोनों ही ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये हमले इस बात की ओर गंभीर संकेत देते दिख रहे हैं कि समझौता जंग की भेंट चढ़ता दिख रहा है। बुधवार रात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर दूसरा बड़ा हमला बोला। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 90 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया।
ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल सर्विलांस, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ताजा हमलों की चपेट में ईरान के कई शहर आए हैं। बंदर अब्बास, बुशहर, सिरिक, चाबहार, केशम द्वीप, लावान द्वीप, अहवाज शहर और ईरान शहर पर अमेरिकी हमले हुए। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने दावा किया है कि अमेरिका ने हालिया एयर स्ट्राइक में मशहद जाने वाले रास्तों के पुलों को निशाना बनाया। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में अहवाज शहर के बाहरी इलाकों में 3 लोगों की मौत हो गई। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक हमले में कई अन्य लोग घायल हुए हैं। अमेरिका का वार, ईरान का पलटवार। ईरान ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। ईरानी हमलों के चलते खाड़ी के कई देशों में सायरन बजने लगे। बहरीन में ईरान की कई मिसाइलें गिरने की खबर है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। हमले के मद्देनजर बहरीन ने देश भर में अलर्ट जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 85 हमले किए, मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमला किया। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर भी ईरानी मिसाइल और ड्रोन गिरे। ईरान ने कुवैत में तैनात अमेरिका के सुरक्षा कवच पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सीधे ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया। ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी सेना के शुरुआती चेतावनी देने वाले सैटेलाइट एंटीना और रणनीतिक केंद्र को निशाना बनाया। 17 जून को समझौते पर दस्तखत हुए थे, लेकिन दोनों ही पक्षों में बयानबाजी जारी रही। जंग की राख सुलगती रही। फिर मंगलवार 7 जुलाई को अमेरिका ने ईरान पर करीब 80 हमले किए, जिसका ईरान ने भी जवाब दिया। 8 जुलाई को तुर्की के अंकारा से ट्रंप का बयान आता है कि उनके हिसाब से समझौता खत्म मानिए। Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. ट्रंप का ये बयान आता है और इसके बाद बुधवार को अमेरिका फिर हमले करता है। ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। वहीं ईरान भी साफ कह चुका है कि हर हमले का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने एक्स पर लिखा, अमेरिका को अभी ये सीखना बाकी है कि धौंस जमाने और वादों से मुकरने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं साफ कह दूं, अगर आप हमला करेंगे तो आपको भी जवाबी हमला झेलना पड़ेगा। बेकार में हाथ पैर मारना बंद करें, इससे आप और गहरे धंसते चले जाएंगे। हॉर्मुज जल डमरू मध्य का मामला पूरी तरह से ईरानी व्यवस्था का विषय है। अमेरिका ईरान में जो हालात हैं, उससे पश्चिम के देशों पर फिर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। तेल संकट फिर से बढ़ता दिख रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बयानबाजी पर गौर करें तो वो बेहद भड़काने वाले हैं। 8 जुलाई को ट्रंप ने अंकारा में कहा कि ईरान बहुत बड़ा झूठा है। ट्रंप ने ईरान के नेताओं को कचरा बताया। ट्रंप ने कहा कि ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन वो इसके लायक नहीं है। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान पलटवार करेगा तो 20 गुना ताकत से जवाब दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो ईरान के बिजली और पानी के प्लांट उड़ा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हमलों के बाद अमेरिका ने उस पर हमला किया और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच की अंतरिम डील यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में तय 60 दिन का सीज फायर खत्म हो गया है। उन्होंने साफ साफ धमकी दी कि 8-9 जुलाई की दरमियानी रात अमेरिकी सेना फिर से ईरान पर जोरदार हमला करेगी और हुआ भी ठीक वही। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज तट से लगे ईरान के शहरों में हमले का दूसरा दौर शुरू किया, जिसका जवाब ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन गिरा कर दिया।
कितने दिन होगी जंग? सवाल यह है कि ये हमले क्या बड़ी जंग की ओर बढ़ते दिख रहे हैं? पिछली बार 40 दिन तक अमेरिका और इजराइल से लड़ा था ईरान। इस बार ये जंग कितने दिन चलेगी और क्या दूसरे देश भी इस बार सीधे निशाने पर आ जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया हो। पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली हुसैनी खामेनेई की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम दिखा। लाखों लोग अपने रहबर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस बीच ईरान ने उस घर का वीडियो जारी किया है जिस पर अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को हमला किया था और इसी हमले में अली खामेनेई समेत कई लोग शहीद हो गए। मशहद में ये इंसानों का समंदर है जो सड़कों पर उतर आए अपने पूर्व सुप्रीम लीडर, अपने रहबर को आखिरी विदाई देने। आंखों में आंसू, दिल में दुआएं, हाथों में झंडे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अली खामेनेई का रुतबा क्या था, वो ईरान और पूरे मुस्लिम समाज के लिए क्या मायने रखते थे। मशहद खामेनेई साहब का पैतृक नगर है। मशहद में ही पवित्र इमाम रजा दरगाह है। इसे सबसे पवित्र स्थलों में एक माना जाता है। इसी जगह को उनके अंतिम संस्कार के लिए चुना गया। 28 फरवरी को अली खामेनेई शहीद हुए थे। 28 फरवरी और 9 जुलाई के बीच 131 दिन होते हैं। खामेनेई की अंतिम यात्रा को उनके धार्मिक, राजनीतिक और वैचारिक आधारों को दर्शाने वाले 5 प्रमुख शहरों से गुजारा गया। 4 से 6 जुलाई तेहरान। शुरुआत में उनके पार्थिव शरीर को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया। 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर लंबा ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया जिसमें लाखों की भीड़ जुटी। 7 जुलाई कोम। इसके बाद काफिला ईरान के प्रमुख धार्मिक केंद्र कोम पहुंचा। यहाँ जमकरान मस्जिद में वरिष्ठ धर्मगुरु अयातुल्ला जवादी अमोली की अगुवाई में नमाज जनाजा अदा की गई। 8 जुलाई इराक के नजफ और करबला शहर। सीमा पार पड़ोसी देश इराक के पवित्र स्थलों नजफ और करबला में उनका ताबूत ले जाया गया। करीब 40 लाख लोगों ने जुलूस में शामिल होकर उन्हें विदाई दी। 9 जुलाई मशहद। अंतिम यात्रा का समापन गुरुवार 9 जुलाई को उनके पैतृक शहर मशहद में हुआ। अंतिम यात्रा के दौरान ताबूत पर ईरान के राष्ट्रीय झंडे के साथ खामेनेई की काली पगड़ी रखी गई। ये शिया परंपरा में बड़े धार्मिक विद्वान होने का प्रतीक है। पूरी यात्रा के दौरान लोगों के हाथों में लाल झंडे दिखाई दिए। ये झंडे बदले या संघर्ष का प्रतीक माने जाते हैं। भीड़ ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस बीच ईरान सरकार ने बुधवार देर रात पहली बार उस घर का वीडियो जारी किया जहां 28 फरवरी को हमला हुआ था। ये वीडियो करीब 35 सेकंड का है। हमले में खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों और करीब 40 अफसरों की जान भी गई थी। कभी ये ईरान का सबसे हाई प्रोफाइल एड्रेस हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ मलबे का ढेर। तेहरान के बीचों बीच ये वही घर है जिसमें अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपनी जिंदगी के कई दशक गुजारे थे। इस आवास का नाम बैते रहबरी था। ये अत्यधिक सुरक्षित सरकारी परिसर था जो तेहरान के बीचों बीच था। यही खामेनेई साहब का आधिकारिक आवास, कार्यालय और सत्ता का प्रमुख केंद्र था। ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया तो खामेनेई ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामेनेई को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया। वो 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद से अयातुल्ला खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज थे। दशकों तक ईरान ने प्रतिबंध झेला, लेकिन इन सब के बीच अयातुल्ला खामेनेई ने एक ऐसा ईरान बनाया जो हर प्रतिबंध झेल कर भी ताकतवर बनता रहा। एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि चाहे कोई रहे ना रहे, ईरान का झंडा ऊंचा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ईरान की सड़कों पर इस वक्त जो नज़ारा है वो हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में आप देखिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कई देशों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आज हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। लाखों लोग अपने रहबर की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और इस बीच ईरान ने उस घर का वीडियो भी जारी किया जिस पर अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को हमला किया था। तो सूर्यास्त से पहले सुपुर्द खाक किए जाएंगे। कई देशों के प्रतिनिधि इस मौके पर मौजूद रहेंगे।
आज होंगे सुपुर्दे खाक और यहाँ पर खामेनेई को अलविदा कहने के लिए उनकी अंतिम यात्रा में कई लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम आज सड़कों पर उमड़ा है, अंतिम यात्रा में हुजूम उमड़ा है। कई देशों के प्रतिनिधि आज यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे। तब तक के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया।